अनुष्का, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, है ना। स्ट्रक्चरल हो गया था, स्टीरियो में हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ा था। आज ऑप्टिकल पढ़ना है ना। तो ज्योमेट्रिकल का एक और नाम क्या था? सिस ट्रांस, है ना। जिसमें हमने दो हेडिंग में ज्योमेट्रिकल पढ़ा था। एक था फॉर स्क्वायर प्लेनार, याद आ रहा है? एक स्क्वायर प्लेनार के लिए पढ़े थे, और दूसरा हम पढ़ रहे थे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और एक पढ़ रहे थे अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए जिसका ऑक्सीडेशन सॉरी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यानी कि 6 लाइगेंड सराउंडिंग द मेटल एटम, 4 लाइगेंड सराउंडिंग द मेटल एटम। ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसमें अलग अलग टाइप के A M A2B2 टाइप, है ना, MABCD टाइप, इसमें भी देखे थे। ये कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर का है पहले तो ये बताओ? 6 का, राइट। इस कैटेगरी में आएगा ये। देखिए इसके पास 6 लाइगेंड्स हैं। आयरन के अराउंड कितने लाइगेंड्स हैं? 6, जिसमें 2 अमाइन है और 4 साइनाइड है। दिख रहा है? 2 अमोनिया लिखा है NH3 और 4 साइनाइड है CN नेगेटिव, राइट। तो अब आप आयरन के अराउंड में कितनी पॉसिबल ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन बना सकते हो? अपन ने क्या ट्रिक देखा था कि हम इन दोनों को आमने सामने रख करके देखेंगे। जैसे एक बार, अच्छा इसका ज्योमेट्री कैसा होता है? ना बात नहीं, ज्योमेट्री कैसा होता है? 4 लाइगेंड प्लेन में होंगे और 2 लाइगेंड ऊपर नीचे होंगे। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। ये इन चारों से ही एडजेसेंट है, ये भी इन चारों से एडजेसेंट है, क्योंकि नीचे से तो चारों उसके लिए बराबर लेंथ में आएंगे ना। जैसे ऊपर से चारों उसके लिए बराबर डिस्टेंस पे हैं, वैसे ही नीचे से भी तो चारों बराबर डिस्टेंस पे ही होंगे उससे। तो इनके लिए ये 4 एडजेसेंट, इनके लिए ये 4 एडजेसेंट, और इनके लिए ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, इसके लिए ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। ऑपोजिट और एडजेसेंट समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो अब अगर अपन मैं यहां पे अमोनिया रखूं, तो एक ऑप्शन है कि मैं इसके सामने ही अमोनिया रख दूं। फिर अब साइनाइड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। साइनाइड के सामने भी साइनाइड ही आएगा, और इस वाले साइनाइड के सामने भी साइनाइड आएगा। एक तरीका ये हो सकता है, अरे हाँ या ना, है ना, जहां पे सारे सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, यानी कि ट्रांस। इसको अपन कैसे लिखते थे? बिना बिना ड्रॉ किए कैसे लिख रहे थे अपन कि NH3 के सामने NH3 रखते हैं ऐसे, फिर CN के सामने CN ही बचेगा, और फिर 2 CN है उनको भी आमने सामने ही आने वाले हैं। ठीक है। अब एक और तरीका क्या हो सकता है कि NH3 के सामने आप CN रख दो, तो एक ऑटोमेटिकली और सामने आ जाएगा। कौन? NH3 के सामने एक और CN आएगा ही ना, क्योंकि NH3 के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और CN के सामने लास्ट वाला CN ही आएगा। एक ही अरेंजमेंट और बन सकता है। एम आई क्लियर? तो इसका अरेंजमेंट बनाए, कैसा हो जाएगा? अगेन आयरन बीच में, ये रहा आपका NH3 के सामने CN, फिर दूसरे NH3 के सामने भी CN, और लास्ट क्या बचा? CN के सामने CN। तो यहां देख रहे हो आप NH3 कैसे हो गया? एडजेसेंट। तो ये क्या हो गया आपका? सिस। NH3 ऑपोजिट, NH3 एडजेसेंट। तो सिस, और ये हो गया ट्रांस। समझे क्या? कोई डाउट? हाँ, और बता कौन कौन सी क्लास में नहीं था, सब रिपीट करता हूं बैठ के। क्वेश्चन क्या था हमारा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना है हमें इस कंपाउंड का, ठीक है, जो कि एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर? क्योंकि 6 लाइगेंड्स दिख रहे हैं हमें ब्रैकेट के अंदर, 2 अमाइन और 4 साइनाइड, 2 अमाइन और 4 साइनाइड। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। एक आइसोमर ये बन सकता है जहां पे हम मेटल के अराउंड में जो 6 लाइगेंड को सजाना है, उसको कैसे सजाएंगे? हमारे पास 6 लोकेशंस हैं, 4 उसी प्लेन की लोकेशन है जिसमें आयरन है। यहां अगर आयरन है तो 4 तो उस प्लेन में ही बैठेंगे स्क्वायर्स के वर्टिसेस में। एक ये वर्टिसेस, ये दूसरा वर्टिसेस, ये तीसरा और ये चौथा। 4 हो गए। अब बचे 2, एक जाएगा ऊपर और एक जाएगा नीचे। इसी को तो ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं अपन, स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक और नाम क्या है इसका? स्क्वायर बाई
पिरामिडल। ओके, तो अब वो 6 में से हमने अगर अमोनिया के सामने अमोनिया को बैठा दिया तो अब साइनाइड के पास कोई ऑप्शन ही बचा है, साइनाइड के सामने साइनाइड ही आएगा, साइनाइड के सामने साइनाइड ही आएगा। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आपने एक अमोनिया के सामने एक साइनाइड को बैठाया तो दूसरे साइनाइड को भी एक अमोनिया के साथ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया और खत्म हो चुका है। तो वो ये हो गया, अमोनिया के सामने साइनाइड, है ना, अमोनिया के सामने साइनाइड। अब क्या बचा हमारे पास, 2 साइनाइड बचा, उनको आमने सामने आना ही पड़ेगा, साइनाइड के सामने साइनाइड। और कोई तीसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इस वाले टाइप के लिए। समझ, हमने एक फैक और मर भी देखा था, याद है? पर वो कब बनते हैं, जब दोनों लाइगेंड्स 3-3 हो, जब दोनों लाइगेंड्स 3-3 हो। MA3B3 टाइप, MA3B3 टाइप में फैक और मर यानी कि फेशियल और मेरिडियन वाले आइसोमर्स बनेंगे। बट यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो एक लाइगेंड 4 है और दूसरा लाइगेंड 2 है। ये MA4B2 टाइप है। क्या है? M फॉर मेटल, A ऐसा लाइगेंड जो 4 है और B दूसरा लाइगेंड जो 2 है, MA4B2 टाइप, या MA2B4 बोल लो, एक ही मतलब है। MA2B4 बोलो या MA4B2 बोलो, एक ही मतलब है। Am I clear? तो यही तो पॉसिबल है। अब इसमें सिस कौन है, ट्रांस कौन है, तो हमें सेम ग्रुप देखना है कि सेम ग्रुप अपोजिट कहां पर है, सेम ग्रुप एडजेसेंट कहां पर है। तो यहां पे देखो सेम ग्रुप अपोजिट में है, अमोनिया के सामने अमोनिया, और यहां पे देखिए अमोनिया के बगल में अमोनिया। बगल मतलब ये वाला बगल नहीं होता ना, यहां पे ऊपर वाले के लिए एडजेसेंट चारों हैं। ऊपर वाले के लिए नियरेस्ट कौन है, यही 4 तो है, नीचे वाला तो सबसे दूर है उससे, इसलिए उसको अपोजिट बोल रहे हैं। नियरेस्ट वाले को एडजेसेंट बोलते हैं और दूर वाले को अपोजिट। तो ऊपर वाले के लिए एडजेसेंट कौन हुआ, यही 4 जो नीचे वाले प्लेन में है, और सबसे नीचे वाला तो सबसे उसके अपोजिट हो गया ना, तो ये इसके सामने है, बट ये चारों इसके एडजेसेंट है। अभी मतलब सर ये तो दूर है, ये फिगर 3D है, तो ये इन चारों से बराबर डिस्टेंस में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? वो भले आपको यहाँ बोर्ड में नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इफ यू इमेजिन कि अगर एक सेंटर में है ये और यहाँ चारों जगह एक एक लाइगेंड है, तो ये चारों से बराबर डिस्टेंस पे है। समझ रहे हैं क्या? तो ये वैसा प्लेस्ड है, नॉट लाइक दिस, पर ये तो छोटा है, ये तो ज्यादा दूर है। ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ 3D ज्योमेट्री। एम आई क्लियर? चलो बना लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ Fe NH3 का ट्वाइस CN4 नेगेटिव। इसका नाम कौन बताएगा? डाइअमाइन, हाँ, डाइअमाइन टेट्रा साइनिडो फेरेट। फेरेट क्यों आया? क्योंकि ये एनायन है। एनायन में मेटल का नाम हमेशा 8 से एंड होता है। अगर आयरन है तो अपन आयरनेट ना लिख करके उसका लैटिन नेम लेंगे। कॉपर होता तो क्यूपरेट लेते, क्यूप्रम, है ना, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, क्यूपरेट। समझ रहे हैं क्या? हमने ऐसे ही और भी लोगों के लैटिन नेम यूज किए थे, आपको याद आ रहा हो तो, है ना? और बाकी प्लैटिनम का प्लैटिनेट ही हो जाएगा, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा, क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है? सिल्वर का अर्जेंटेट हो जाएगा, लैटिन नेम वाला ही, ठीक है? मर्क्यूरी का अपन वाला यूज कर सकते हैं, उसका वहां मर्क्यूरेट भी कर सकते हैं, मर्क्यूरेट, ठीक है, ठीक है। हाँ वो तो बताओ, एक्स प्लस 0 -4 इज इक्वल्स टू -1। आयुष्मान समझ में आया कैसे? एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, क्या है? पर वो फाइंड करना हो तो हमें पता है, हम 9 से पढ़ता रहे कि एक्स को फाइंड करना रहता है, पर एक्स है क्या यहाँ पे, व्हाट इज एक्स? हाँ, अरे ये सब क्या निकाल रहे हैं अपन, ये ब्रैकेट में क्या आने वाला है, व्हाट इज दैट इन द ब्रैकेट है? पीयूष, इसका चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज 9th वाले बच्चे बोलते हैं, है ना? अब क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, तो एक्स उसका चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ। और फिर 0 अमोनिया का, फिर साइनाइड -1 होता है, पर ऐसे 4 साइनाइड है तो 4 इंटू -1 -4 हो गया, इज इक्वल टू -1 कहां से आया आयुष्मान? ऐसे ही मेरा मन किया -1 लिखने का तो लिख दिया।
ओवरऑल चार्ज -1 है। वो मतलब ऐसा बोल रहे थे, तो आज पता चला कि ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? -4 हो जाके +4 हो जाएगा, +4 -1 विल बी 3। ठीक है, चलिए बना लिया इसका स्ट्रक्चर। ये बना लिए। ये तो उस दिन डिस्कस कर लिया था क्या मैं? ये देखो, ये बता दिया था मैंने। ये भी हो गया था। हाँ, ये पहले डेट हुआ था बराबर। ये नहीं होता, देख तो लो क्वेश्चन पहले। ये तो पढ़े ही थे उस दिन आइसोमर्स। हाँ, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5.6। ये बना लिए पूरा। फटाफट फॉर्मूला बनाते बताते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पर। फिर आगे वो ऑप्टिकल करना है अपन को आज, है ना। चलो बताते हो ना फॉर्मूला। हाँ, पहले वाले का Zn, क्योंकि जिंक है इसलिए Zn। और टेट्रा हाइड्रोक्सिडो है, यानी कि OH का 4। पर यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई, अभी हमें चार्ज लिखना है ओवरऑल। वो कहां से आएगा? जिंक का +2 है। जिंक का क्या है? +2। और हाइड्रोक्साइड का -1 होता है, तो -1 × 4 विल बी -4। ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। आना भी चाहिए क्योंकि जिंकेट है। जिंकेट मतलब आपका कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन है, और आ भी रहा है एनायन -2। ठीक है, चलिए अगला बताइए। पोटेशियम यानी कि के तो रहेगा, और ये टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट 2 यानी कि PdCl। ये पीछे वाले ही आ गया क्या? PdCl4। हाँ, अब बताइए चार्जेस क्या क्या रहेंगे। पैलेडेट का क्या है? पैलेडेट का 2 है, और टेट्रा क्लोरिडो मतलब -4। 2 -4 विल बी -2। वो -2 और ये +1 है, तो ये 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा फाइनली? K2PdCl4। K2PdCl4 आया है। K2PdCl4। चलिए थर्ड, PT प्लैटिनम। आगे NH3 का ट्वाइस डाइक्लोरिडो Cl2। और 2 है तो +2 -2 कैंसल, कुछ नहीं आएगा ऊपर चार्ज, है ना। प्लैटिनम का 2 है और क्लोरिडो का -2। +2 -2 0। अमोनिया का तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्या रहे? K2, फिर Ni साइनिडो CN टेट्रा 4। बस, ये 2 -4 इज -2, K+1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5, पेंटामाइन नाइट्रिटो O। तो ONO लिखो ना ब्रैकेट में। नाइट्रिटो N होता तो NO2 लिखते, नाइट्रिटो O है तो ONO। हाँ, एम्बिडेंटेट है ना। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। CO, फिर NH3 का 5 पेंटामाइन। हाँ, और ब्रैकेट में ONO होना चाहिए। ONO। हाँ, ओवरऑल चार्ज 3 -1। हाँ, +2। 3 -1। ONO का -1 होता है, और कोबाल्ट का 3 दिया हुआ है, और अमोनिया का तो 0 होगा। ठीक है। हाँ, 6 कोबाल्ट। हाँ, CO। NH3 का 6 SO4। और इधर का 2 नहीं लाओगे क्या? नहीं, तो इसका ट्वाइस बोलोगे ना पहले, फिर इसका थ्राइस बोलोगे। वो ये तो आप बोल के आगे जाओगे ना, तो उसको बोल के वापस पीछे थोड़े ना आएंगे। इसको कैसे बोलते हैं अपन? NH4 का ट्वाइस SO4, कि NH4 SO4 का ट्वाइस, ऐसा बोलेंगे क्या? पहले आप इसको बोलना खत्म करो ना, फिर तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो कैसा हो गया ये आपका? कोबाल्ट का +3 था, तो ये इसका 0, तो ओवरऑल चार्ज +3 हुआ, और सल्फेट -2 होता, तो 2 इधर आया, 3 इधर गया, बना ऐसा फॉर्मूला। ठीक, चलो आगे देखो नेक्स्ट 7।
K3 की 2 ट्राई ऑक्सीडेटोक्रोमेट 3 माइनस, हाँ 3 तो आएगा, K3 और ब्रैकेट के अंदर PR OX का, हाँ वो भी लिख सकते हैं, C2O4 का थाइस भी चलेगा, थाइस बस ना। इसका -3 आ रहा था ना, -3 आएगा ना कि +3 आ रहा था, माइनस ही आएगा ना, NiN है। एक PT NH3 का 6, हाँ +4, ठीक। नेक्स्ट 9 क्यूपरेट है ना, तो Cu Br का, अब इसको ब्रैकेट में मत डाल देना, ये मतलब आपका मोनोटॉमिक है ना, मोनोटॉमिक भी है और यूनिडेंटेड भी है, तो नो नीड फॉर द ब्रैकेट। तो Cu Br का 4 और चार्ज क्यूपरेट है तो माइनस आना चाहिए, और 3 कितना बोले हो, कैसे -2, अच्छा माइनस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, +2 -4 इज माइनस, ठीक है। एंड लास्ट, अब देखो ये नाइट्रिटो N है, यहाँ नाइट्रिटो O था, तो नाइट्रिटो O में मैंने ONO लिखा था, तो अब NO2 लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, CO NH3 का 5, ओके, हाँ ब्रैकेट में NO2 और होल पावर, हाँ 3 - 1 प्लस, ठीक है। कोई डाउट इसमें, हाँ क्या नाम, हेक्सा अमाइन, हेक्सा का भी ए पूरा रहेगा, अमाइन का AMM वाला अमाइन है ये, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, हाँ ये 3 जो है ये यहीं से आया है, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, और क्लोरिडो है, डाइक्लोरिडो क्यों आया भाई, हाँ डाई अमाइन क्लोरिडो मिथिल अमाइन, ये वाला अमाइन सिंगल M वाला अमाइन है ना, मिथिल अमाइन प्लैटिनम, कितना आ रहा है, ये -1 ये +1 हुआ होगा ना, तो -1 उधर जाके प्लस, हाँ ठीक है 2, और बाहर क्लोराइड। नेक्स्ट थर्ड, हेक्सा एक्वा, Ti क्या है, टाइटेनियम, ठीक है, और चार्ज जो 3 है वो इसी का ही है, तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, लास्ट में क्या लिख देना, आयन, अगर वो कंपाउंड नहीं है तो लास्ट एंड होगा उसका आयन से, ठीक है। हाँ फिर ये वाला टेट्रामाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो N कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट -1 +1 है ना, 3 कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3, कुछ अलग आ रहा है क्या, किए हो कि नहीं किए हो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। फिफ्थ वाला देखो, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, Mn क्या होता है आपका, मैंगनीज, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2, हाँ वो ऊपर जो है उसी का ही है, आयन, सरनेम क्या होगा उसका, आयन, ठीक है। और लास्ट ये निकल वाला, टेट्राक्लोरिडो निकलेट, टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2, हाँ क्योंकि ये -4 हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 - 2 इज 2, इधर हेक्सामाइन निकल 2, हाँ ये 2 इधर से आया है और क्लोरीन का 1 है, ठीक है। फिर ये ट्रिस, हाँ ट्रिस इथेन 1 2 डाइअमाइन या इथिलीन डाइअमाइन दोनों चलेगा, कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन, एंड लास्ट टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक, चलो डन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कुछ लिखे थे क्या इसमें, स्टार्ट किए थे क्या, सेकेंड टाइप का आइसोमेरिज्म इन योर स्टीरियोटाइप, है ना, लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल, हाँ जी
क्या बाइडेंटेड लाइगेंड? आप लोग लिखे नहीं हो, मैं बोला था कि इसको लिख लेना, ABCDEF वाला भी कॉम्बिनेशन समझाया था कि 15 आएगा, लिखे नहीं हो ना, तो फिर क्या बाइडेंटेड बोल रहा है? नहीं हो गया ना, वो खत्म हो गया था हमारा ज्योमेट्रिकल। वो दो लिखे नहीं होगे आप लोग, मुझे पता है नहीं लिखे होगे। कौन कौन सा? जो लास्ट दो टाइप मैंने यहाँ समझा दिया था, पर मैंने बोला था इसको लिख लेना, मैं PDF तुरंत सेंड करूंगा। तो एक ABCDEF वाला था जिसमें हमने वो कॉम्बिनेशन से निकाला था कि 15 आइसोमर बन सकते हैं, याद आ रहा है? 6C2 जिससे हमने कॉम्बिनेशन निकाला था फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, दैट वाज 6 इंटू 5 अपॉन 2, 30/2 वाज 15 आइसोमर। ये कौन से टाइप की बात कर रहा हूं मैं? MABCDEF वाला टाइप, ये भी ब्रैकेट में आएगा, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखिए। सेकेंड टाइप, जो आपने नंबर ज्योमेट्रिकल को दिया होगा उसके आगे का नंबर देना, उसको 1 दिए होगे तो उसको 2 देना, उसको A दिए होंगे तो उसको B देना। ठीक है, आगे बढ़े। क्या हो गया? क्या हो, मुझसे पूछो ना, क्या दिक्कत है? फिजिकल केमिस्ट्री ना? नहीं नहीं, ये इनऑर्गेनिक है ना। फिजिकल में हम ये एलिमेंट्स की बात नहीं करते हैं ज्यादा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें अपन एक पढ़े सॉल्यूशन, इसके बाद इलेक्ट्रो पढ़ेंगे और काइनेटिक्स पढ़ेंगे, और 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के, जिसमें एक ये है और एक D&F ब्लॉक है, और फिर वो दूसरी बुक तो पूरी ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, हाँ चलो। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ये आपने नहीं पढ़ा है 11th में ना। आप ज्योमेट्रिकल पढ़ते थे, सिस और ट्रांस और ब्यूट टू, इनके हमने पढ़े स्ट्रक्चर सिस एंड ट्रांस, पर अपन ऑप्टिकल नहीं पढ़ते थे। ऑप्टिकल का मतलब क्या है समझना, क्योंकि ऑप्टिकल बोल रहे हैं तो समथिंग इज रिलेटेड टू लाइट, कुछ लाइट का इसमें रोल होना चाहिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें लाइट का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। मतलब अगर एक आइसोमर आने वाली प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है कि जो चारों तरफ स्प्रेडेड नहीं है, वो एक ही प्लेन में है लाइट, उस लाइट को आपका वो कंपाउंड, ये अगर आपका कंपाउंड नंबर 1 है, तो ये उस लाइट को अपने प्लेन से आइदर राइट रोटेट कर देगा, उससे जब पास होकर के जाएगी लाइट, तो या तो लाइट राइट रोटेट हो जाएगी या तो लाइट लेफ्ट रोटेट हो जाएगी। अगर एक आइसोमर राइट रोटेट कर रहा है तो उसका दूसरा आइसोमर लेफ्ट करेगा, यही उनमें डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम, बट द एक्टिविटी विच दे परफॉर्म विद द लाइट आर डिफरेंट। एक आने वाली लाइट को राइट कर रहा है, एक आने वाली लाइट को लेफ्ट रोटेट कर रहा है उसी के प्लेन से। इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड इस पूरे एक्शन को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर एक लाइट आई और कंपाउंड से पास होने के बाद राइट या लेफ्ट कहीं नहीं रोटेट हुई, तो आप बोलोगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। देयर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड ऑन दिस लाइट। लाइट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं लोग, या तो लाइट को राइट रोटेट कर रहे हैं या तो लाइट को लेफ्ट कर रहे हैं, और ये जो राइट और लेफ्ट वाले, यही दोनों आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स। समझ रहे हैं क्या? इनको कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो इसमें अपन डी टाइप और एल टाइप लिखते हैं। डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, और एल फॉर लीवो रोटेटरी, लीवो का मतलब होता है लेफ्ट। तो एक को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, दूसरे को लीवो रोटेट। जैसे वहां सिस और ट्रांस था कि एक में सिमिलर कंपाउंड्स ऑन द सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड, और एक में सिमिलर ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड, सिस एंड ट्रांस। वैसे ही एक जो लाइट को राइट रोटेट कर रहा है वो डी टाइप, और एक जो लाइट को लेफ्ट रोटेट कर रहा है वो एल टाइप। एम आई क्लियर? तो लिखो, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ rotate the plane of plane plane of polarized light polarized light पोलराइज्ड का मतलब है कि जो लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड थी ना, आपने उसको, एक प्रिज्म आता है, निकोल प्रिज्म बोलते हैं उसको। हाँ, क्या एक सीधा और एक उल्टा?
हाँ नहीं नहीं, वो तो आप रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हो, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। एक निकॉल नाम का प्रिज्म होता है। अगर आप एक, जैसे एक बल्ब की लाइट क्या होती है, चारों डायरेक्शन में जाती है ना। आप अगर एक बल्ब को ऑन करोगे तो बल्ब सिर्फ ऊपर और नीचे लाइट थोड़ी ना देगा, इधर भी लाइट देगा, उधर भी लाइट देगा, नीचे भी देगा, ऊपर भी देगा, यहाँ भी देगा। इसको बोल रहे हैं अपन कि ये चारों तरफ में लाइट जा रही है, इसकी स्प्रेडेड लाइट है। पर अगर आपने उसको एक प्रिज्म, उसकी लाइट को अगर एक प्रिज्म से पास कराएंगे ना, तो वो उसको एक डायरेक्शन में कर देगी। तो उसी को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब ये आपकी चारों तरफ स्प्रेडेड लाइट थी, जब उस प्रिज्म से पास कराए तो वो लाइट ऐसे हो गई। हमें काम इसी का है। यहां से यहां कैसे आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, वो तो फिजिक्स हो गया। बट केमिस्ट्री में हमें इस लाइट की जरूरत है, क्योंकि देखो ये रोटेट होगी तो पता नहीं चलेगा। एक सर्कल को रोटेट कर दो तो पता चलेगा क्या कि घुमा है वो, क्योंकि वो चारों तरफ से सिमेट्रिकल टाइप का है। एक लाइन को घुमाओगे तो दिखेगा हाँ ये लाइन घूमी है। इसलिए वी नीड अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर अवर एक्सपेरिमेंट, कि हमें देखना है कि ये लाइट को जब इस कंपाउंड से पास कराए तो इस कंपाउंड ने उस लाइट के साथ क्या किया। उसने उसको एक एंगल से रोटेट कर दिया। किस तरफ रोटेट किया, राइट में रोटेट किया कि लेफ्ट में रोटेट किया। अकॉर्डिंगली उस कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो या लीवो बोलेंगे। और नहीं करागा तो बोल देंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ, कौन सा ये, नहीं लिक्विड रहेगा, मिक्सचर रहेगा। अरे हमारे कोलॉइड्स नहीं होते क्या जिसमें लाइट पास हो सकती है, हमें पाथ दिखता है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है। हाँ चलो, क्या लिख रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके तो देखेंगे नहीं, है ना, कि ये कंपाउंड हम, हाँ, वो प्रूफ तो वैसे ही हुआ है। पर अब मुझे तो कॉपी में, पेपर में आंसर लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे प्रूफ करके कैसे बताऊंगा कि ये वाला डेक्स्ट्रो या ये लीवो है। तो इसके लिए क्या पहचान होती है कि वो जो दोनों कंपाउंड होते हैं ना, वो किराल होते हैं। किराल का मतलब क्या होता है, CHIRAL। वो किलेट था ना, किलेट और किराल को कंपेयर मत करना। किलेट क्या था, वो किलेट रिंग थी। जब एक बाइडेंटेट कंपाउंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक क्लोज्ड रिंग बना लेते हैं, जिसको अपन किलेट रिंग बोल रहे हैं। यहां मैं किरालिटी की बात कर रहा हूं। किरालिटी का मतलब क्या होता है, पहले आप एक अलग एग्जांपल से समझो, फिर हम इस कंपाउंड में आते हैं। तो ये वाला हाथ है ना, ये इस हाथ का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये ऐसी बनेगा मिरर इमेज। हाँ वो इलेक्ट्रली इन्वर्टेड, ये मिरर इमेज है इसका। अगर इस हाथ को मैंने, इसकी जो इमेज है, इसको और इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखा, अगर ये दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज करते हैं, सुपर इंपोज मतलब एक दूसरे को ढक दिए, ढका है क्या, नहीं, क्योंकि सारी उंगलियां का लेंथ अलग अलग है और अंगूठा तो अलग से ही दिख रहा है। तो इस टाइप के चीजों को हम किराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किराल, जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल। ऐसा मत रोटेट करना कि सर ऐसा कर देते हैं, नहीं, ऐसे उठा के ऐसे रखना है। अगर ये इसको छुपा दिया होता तो ये दोनों एक किराल होते। क्या होते, एक किराल। और अभी नहीं छुपा पा रहा है तो क्या बोलेंगे, किराल। तो किराल, किराल का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज का मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इस किराल। समझ गए क्या, एक सर्कल का इमेज सर्कल होगा और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएंगे, तो ये एक किराल हो गया। अब समझ रहे हो क्या। अभी जैसे एक कंपाउंड बना हुआ है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल है ये, 6 है ना, कौन सा, ये कोबाल्ट है, और कोबाल्ट EN थ्राइस, ये लिखा तो है फॉर्मूला क्या उसका, कोबाल्ट EN थ्राइस। ये इसका, ये कंपाउंड बना हुआ है, इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा, ये बीच में मिरर रखा हुआ है, इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। अब आप इसको उठा करके अगर इसके ऊपर ऐसे रखोगे तो क्या सुपर इंपोज हो रहा है, देखो ना, ये वाला पार्ट इसके ऊपर गिरेगा और ये वाला पार्ट तो यहां से दिखता रहेगा आपको। भले इसने शायद इसको थोड़ा बहुत छुपा दिया होगा, थोड़ा बहुत, है ना, बट ये पार्ट तो दिखता रहेगा ना यहाँ से, और ये वाला पार्ट यहाँ से दिखता रहेगा, मतलब वो सुपर इंपोज नहीं कर पा रहा है। यानी कि ये दोनों आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, दे आर किराल, दे आर, ऐसे अपन किराल को समझते हैं। मतलब किरालिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल है तो वो किराल है और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। अब अगर ये डेक्स्ट्रो है तो उसका मिरर इमेज लीवो होगा। ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है
तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? लीवोरोटेटरी। ये दोनों को ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। कंबाइनली दे आर नोन एज एनांशियोमर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एनांशियोमर्स। मैं लिखवा देता हूं, चलो लिखो नीचे। हाँ, क्या लिखे? द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, हाइफन डाल के लिखो, हाइफन। द टू आइसोमर्स आर स्ट्रक्चरली, the two isomers are structurally, the two isomers are structurally non superimposable mirror image of each other. Non superimposable mirror image of each other. Non superimposable mirror image of each other. That is they do not possess, that is they do not possess, that is they do not possess the plane of symmetry, the plane of symmetry, they do not possess the plane of symmetry. अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है समझना। आप लोग लाइन ऑफ सिमेट्री तो पढ़े हो ना? सिमेट्री तो पढ़े हो। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक लाइन होगी जो उस फिगर को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, तो आप बोलोगे लाइन ऑफ सिमेट्री है, हाँ ये फिगर सिमेट्रिकल है। जैसे कि एक स्फीयर के लिए या एक सर्कल के लिए डायमीटर उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, वो दो पार्ट में कट कर रहा है उसको। इन द सेम वे जब हम 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिमेट्री की लाइन नहीं होती। लाइन को अगर खींच दोगे तो क्या बन जाएगा? प्लेन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। मतलब अगर आप इस फिगर को किसी भी प्लेन से कट करोगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसको बोलते हैं कि दिस ज्योमेट्री डू नॉट पोजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप देखो ना, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है ना, ये EN, और ये वाला EN नीचे, और ये आपका पूरा एक ही प्लेन में। आप कोई भी प्लेन, एक प्लेन ऐसा, एक पेपर, ये प्लेन है एक्चुअली, ये समझ लो ये प्लेन है। एक कट ऐसा मारोगे तो वो प्लेन हो जाएगा। एक ऐसा कोई भी प्लेन नहीं होगा जो इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में कट कर सके। तो दिस फिगर डू नॉट पोजेस अ प्लेन ऑफ ज्योमेट्री। इसी को अपन किराल बोलते हैं। समझ रहे हैं? जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो क्या लिखा आपने कि they are structurally non superimposable mirror images of each other, that is they do not possess the plane of symmetry, full stop. The molecules which are non superimposable, the molecules which are non superimposable, the molecules which are non superimposable mirror images of each other, non superimposable mirror images of each other, non superimposable mirror images of each other are called chiral, are called chiral, CHIRAL. इन दोनों को किराल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम, बिकॉज देयर मिरर इमेजेस आर नॉट सुपरइम्पोजेबल टू ईच अदर, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड किरालिटी। एंड द फिनोमिना बोलो या द प्रॉपर्टी बोलो, इज कॉल्ड किरालिटी, CHIRALITY, किरालिटी। अब इन ऑप्टिकल आइसोमर्स को नाम कैसे दे रहे हैं अपन? डी और एल टाइप। डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लीवो, डिपेंडिंग अपॉन वो आने वाली लाइट को राइट करेंगे कि लेफ्ट, वो तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट में इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट किया होगा विद सम एंगल, इसलिए ये डेक्स्ट्रो हुआ। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? लीवो। ठीक है, तो लिखेंगे द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो, the optical isomers are called dextro and levo, दोनों कंबाइनली एनांशियोमर्स बोलते हैं। इंडिविजुअली नाम क्या है इनका? डेक्स्ट्रो एंड लीवो। द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो, LAEVO, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। ब्रैकेट में डी एंड एल लिख लो, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, ब्रैकेट क्लोज। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, depending upon the direction, depending upon the direction in which the plane of polarized light, depending upon the direction in which
the plane of polarized light, in which the plane of polarized light is rotated, that is right और लेफ्ट. पहले डेक्स्ट्रो लिखियो ना, तो पहले राइट लिखेंगे और लेफ्ट, दैट इज राइट. और लेफ्ट और राइट मत लिख देना. लेफ्ट और राइट लिख दे तो ऐसा लगेगा कि डेक्स्ट्रो का मतलब लेफ्ट होता है और लीवो का मतलब राइट होता है. हमने शुरू में क्या लिखा है? द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीवो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन इन विच द प्लेन ऑफ लाइट इज रोटेटेड, दैट इज राइट और लेफ्ट. फुल स्टॉप. The D and L isomers are called enantiomers. The D and L isomers are called enantiomers. E-N-A-N, enantiomers. The D and L isomers are called enantiomers. ठीक है. आप प्लेन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट समझे कि नहीं? इस फिगर का कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? कि इस फिगर को आप इमेजिन करिए और अगर आप ऐसे ही एक कट लगाते हैं तो ऊपर और नीचे सेम नहीं है, मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है उस फिगर का. और ऐसे वर्टिकल भी काटोगे तो और नहीं होगा ना. ये तो ऐसे काटने में तो और नहीं दिख रहा है. ऐसे में आपको शायद अगर लग रहा होगा तो इसको इमेजिन करिएगा कि ये जो ऊपर ईएन है ना, इसने स्क्वायर के पीछे वाले के साथ बॉन्डिंग बनाई है. समझ रहे हैं? ईएन ये ऊपर है, यहां पर ये ना एक बॉन्ड ऐसे सीधा बना रहा है वो मेटल के साथ, और एक बॉन्ड आप जो देख रहे हो वो ऐसा बना हुआ है. मतलब बेसिकली ईएन आपका एक इधर है और एक इधर से आया है. और ये वाला ईएन कैसा है? ये सामने है और नीचे है. ऊपर नीचे भले सेम दिख रहा होगा आपको, बट एक इधर से कनेक्टेड है और एक नीचे पीछे वाले से कनेक्टेड है. इसलिए आपको कट करने पर वो दोनों ऊपर नीचे सेम नहीं दिखेंगे. ठीक है ना? इसकी बॉन्डिंग, इसका जो कनेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है? स्क्वायर के पीछे वाले से, है ना. और यहाँ पे कैसा हो रहा है? ये स्क्वायर का सामने वाला हिस्सा है. तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप काटोगे भी, कि अगर एक प्लेन से कट करते हैं इसको ऐसे आधा, तो ऊपर का अलग शेप दिखेगा, नीचे का शेप आपको अलग दिखेगा. दे आर नॉट सिमेट्रिकल. जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द फिगर इनटू टू इक्वल हाफ, वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आल्सो डिवाइड्स द फिगर इन टू इक्वल पार्ट्स. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. समझ रहे हैं क्या? चलिए नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा. ये तो आपने अभी तक जितना भी पूरा लिखा ना, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का फिनोमिना था कि वहां पे क्या क्या टर्म्स यूज करे अपन. किराल वर्ड यूज किए, डेक्स्ट्रो वर्ड यूज किए, लीवो वर्ड यूज किए, एनांशोमर यूज किए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वर्ड यूज किए. ये सब उसके कंसेप्ट है. ठीक है. अब हम आते हैं अपने टॉपिक में कि कौन से ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे. ऑक्टाहेड्रल वाले. तो नीचे लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॉमन इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म is common in optical isomerism is common in octahedral complexes with coordination number 6 involving, कंटिन्यू करेंगे, involving 1, 2 और 3 symmetrical didentate ligands. 1, 2 और 3 symmetrical didentate ligands. हाँ, बाई डाई दोनों का मीनिंग 2 होता है. मतलब इसमें किस किस टाइप का पढ़ेंगे अपन? मेटल में तीनों ही डाइडेंटेट हो. 1, 2, 3 तीनों लिखे हैं ना. अगर तीनों डाइडेंटेट होंगे तो फिर तो मोनोडेंटेट की जरूरत ही नहीं है. हो गया ना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. अरे हर ए मतलब क्या है? सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड. ए और ए बी में फर्क बताया था ना मैंने उस दिन आपको. ए मतलब था सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड और ए बी था अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड. ग्लाइसिनेटो लिखे थे, GLYCINATO. ग्लाइसिनेटो वाज एन अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड. याद आ रहा है? और अगर डाइडेंटेट 2 हैं तो आप जनरल कैसे लिखोगे? MAA का ट्वाइस. अभी भी 2 बचे ना, तो वो आपके 2 अलग अलग भी हो सकते हैं
या सेम भी हो सकते, तो आप B2 समझ लो। और एक क्या बोल रहे हैं हम, M सिर्फ एक, बाकी आपके बाकी दोनों रहेंगे B2 C2। यही है, सारे ऑक्टाहेड्रल है। सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि नहीं? यहाँ डाइडेंटेट 3 है तो 3 इंटू 2 6, यहाँ डाइडेंटेट 2 है तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे डाइडेंटेट एक ही है यानी कि 2, फिर ये 2 4 और 2 6, सब जगह 6 बॉन्ड बन रही है। ये तीनों टाइप के आपके कंपाउंड्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। ये अभी अपन ने लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, वो भी कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है या दो हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं। ये तीनों ही टाइप के हम पढ़ने वाले हैं इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप लिखेंगे, फर्स्ट लिखिए, ये कौन सा टाइप है? हाँ, AA3 वाला। यहाँ पे आपको कोई भी मोनोडेंटेट नहीं दिख रहा, देखो ना, यहाँ तीनों जगह EN लगा है डाइडेंटेट, यहाँ तीनों जगह ऑक्स लगा है। ये दोनों ही एग्जाम्पल है हमारे किसके, MAA3 टाइप के। लिखो फर्स्ट टाइप MAA3 टाइप, ये वाला है ना, MAA3 टाइप। जहां पे AA का मतलब क्या है, इट इज अ डाइडेंटेट, वो भी सिमेट्रिकल वाला। देखो डाइडेंटेट को अपन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, इसलिए आपको यहाँ ब्रैकेट का मतलब समझा रहा हूं मैं। ब्रैकेट का मतलब ही डाइडेंटेट है वो। ठीक है, हाँ चलिए, MAA3 टाइप में हाइफन डाल के लिखेंगे, दिस कंटेन्स 3 सिमेट्रिकल डाइडेंटेट ligands, दिस कंटेन्स 3 सिमेट्रिकल डाइडेंटेट ligands। एग्जाम्पल आप इन दोनों के पहले नाम लिख लो सिर्फ, COEN3 का 3+ एंड CrOx3 का 3-। इन दोनों को एग्जाम्पल में लिखो, फिर नीचे दोनों के डायग्राम बना लो। COEN थ्राइस ब्रैकेट के अंदर और बाहर 3 पॉजिटिव, और CrOx का थ्राइस बाहर पे 3 नेगेटिव। नाम बताओगे क्या दोनों का? ट्रेस, इथेन 1,2 डाइअमाइन, कोबाल्ट 3+3, बस कोबाल्ट 3। और इसका, इसमें ट्रिस नहीं होगा, ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, क्रोमेट क्रोमियम नहीं, नेगेटिव है ना, ट्राई क्रोमेट 3, ये भी 3 होगा, लेकिन -6 इज इक्वल्स टू -3 है ना, तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये भी 3 होगा, वो भी 3 है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए दोनों का, ये बनाएंगे, इसका मिरर इमेज ये है, एंड दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और इसका ऑप्टिकल आइसोमर है कौन, ये, वैसे ये भी हो जाएगा। दोनों एग्जाम्पल का डायग्राम बनाइए।
या छोड़ दो, एक ही बना लो चलेगा, क्योंकि सेम है ना दोनों। बस वहां पे कोबाल्ट की जगह सीआर आ गया है, वहां पे ईएन की जगह ऑक्स आ गया है। डन। चलो सेकेंड टाइप लिखेंगे। अब एक कम कर देते हैं ना, किसको कम कर देते हैं, एक डाइडेंटेड कम कर देते हैं। अभी तीनों डाइडेंटेड थे ना, अब दो डाइडेंटेड लगाते हैं और दो यूनिडेंटेड कर लो। तो एम ए ए ट्वाइस बीसी टाइप, एम ए ए ट्वाइस बीसी टाइप, एम ए ए का ट्वाइस और दो यूनिडेंटेड लाइगेंड बीसी। सेम भी हो सकते हैं, बीबी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही किया ना वैसे, एक्चुअली बीसी नहीं, वो बी टू ही है ना। दोनों क्लोरीन दिख रहा है आपको, तो बीसी भी चल सकता है। और करके लिख लो यहाँ पे एम ए ए का ट्वाइस बी टू टाइप, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने एक ही के पहले ना दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए हैं। इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है ना, अगर सीएल सीएल ऑपोजिट हो तो इसको क्या करेंगे अपन, अगर सीएल सीएल एडजेसेंट में है तो सिस। ये अपन ने बनाया है, ये वाला सेम फिगर हमने बनाया हुआ है वहां पे। वो कौन सा टाइप में था, इसी टाइप में, एम ए ए टू बीसी टाइप। देखो लास्ट क्लास में हमने इसी में एंड किया था, एम ए ए टू बीसी टाइप ज्योमेट्रिकल वाले में। एक ट्रांस है और एक ये वाला सिस है, दिख रहा है। अब देखो इन दोनों में, ये तो इनके ज्योमेट्रिकल हो गए। अब इसका भी हमने मिरर बनाया और सिस वाले का भी मिरर बनाया। बट इसको आप इसके ऊपर रखोगे ना तो ये सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि देखो एक भी ईएन ऐसे नहीं लगा हुआ जैसे पिछले बार लगा हुआ था, तो ये सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। बट यहां देखो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, मतलब कि ट्रांस वाला किराल नहीं है, सिस वाला किराल है। ठीक है, एक और चीज प्लेन ऑफ सिमेट्री समझते हैं। यहां आप कट करोगे तो ऊपर और नीचे सेम है, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दैट इज व्हाई इट इज ए किराल, इट इज नॉट अ किराल कंपाउंड। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप कट करो नीचे ऐसे तो आपको ऊपर इस टाइप का सिस्टम नहीं दिखेगा, यानी कि वो सेम नहीं हुआ ना कट, यानी कि इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको पीओएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्लेन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यही तो पहचान है कि किरालिटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिस वाला किराल हुए है और ट्रांस वाला किराल नहीं है। तो अगर मैं आपको यही बस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, ये जैसे एक बार क्वेश्चन आया है जेई में भी, एक आपको बस ये कंपाउंड दे दिया था। क्या कंपाउंड था, COCl2 EN का ट्वाइस 2+। बोला हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो में तो दोनों आते हैं, सिस भी आ जाता है और ट्रांस भी आता है, मतलब सॉरी ज्योमेट्रिकल भी आता है और ऑप्टिकल भी आता है। तो वहां में दोनों को ऐड करके बताना है कि स्टीरियो कितने होंगे। आप सिर्फ दो नहीं बोल सकते कि सर सिर्फ ट्रांस, क्योंकि सिस वाला डेक्स्ट्रोलिवो भी तो बनाएगा, भले ट्रांस वाला डेक्स्ट्रोलिवो नहीं बना पाएगा, बट सिस वाला तो डेक्स्ट्रोलिवो बना रहा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ऑप्शन होगा 1 2 3 4, तो आंसर इज 3। ठीक है, देखो सिस वाले का तो डेक्स्ट्रोलिवो पॉसिबल नहीं है, मतलब सिस वाला सिर्फ क्या बना रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ट्रांस वाला ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल भी बना रहा है, क्योंकि उसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, बट इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजेबल है। तो ओवरऑल इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने, 3। स्टीरियो आइसोमर इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल तो 2 है, ज्योमेट्रिकल कितने हैं, 2। उसमें एक तो ये कॉमन हो गया ना, ये तो दोनों में है, ये ऑप्टिकल में भी है और ये ज्योमेट्रिकल में भी है, नाम इसका ट्रांस है। और इसी का मिरर इमेज एक और बनाओगे तो एक और आइसोमर आ जाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव है इसके साथ। तो एक्चुअली में हमारा आंसर 3 होगा। और अगर आपको मान लो कि स्ट्रक्चर बनाने बोलता है तीनों का, तो एक ये बनाएंगे और 2 ये बनाएंगे, समझ रहे ना। तो ये दोनों हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल और ये दोनों हो जाएंगे ऑप्टिकल, जिसमें ये कॉमन है। तो 3 ही हुए ना, 4 थोड़ा बोल दोगे कि सर 1 2 और 3 4, इसको 2 बार थोड़ा काउंट कर लोगे। ये इसके साथ ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है और ये इसके साथ ऑप्टिकल शो कर रहा है, तो ये कॉमन है दोनों में।
एम आई क्लियर? एक होता है ना ऐसा दोस्त जो उसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, वो दोनों भले दुश्मन होंगे बट एक मीडिएटर होता है जो अच्छा आदमी है, जो न्यूट्रल है, ना वो इससे लड़ रहा है ना वो इससे लड़ रहा है, वो दोनों का दोस्त है। वैसे ये है, ये इसके साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना रहा है और ये इसके साथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है। ओवरऑल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए? 3। समझ रहे हैं क्या? चलो लिखिए हेडिंग MAA2 BC टाइप या MAA2B2 टाइप। इसमें लिखना नीचे, इट कंटेन्स टू सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, it contains two symmetrical didentate ligands. It contains two symmetrical didentate ligands. Two symmetrical didentate ligands. Next line में, this type of complex forms geometrical isomers. This type of complex forms geometrical isomers. This type of complexes forms geometrical isomers. Cis and trans, cis and trans, cis and trans. Full stop. Trans isomer does not show optical isomerism. Trans isomer does not show optical isomerism. Trans isomer does not show optical isomerism since it is symmetrical. Since it is symmetrical, यानी कि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। Since it is symmetrical, ब्रैकेट में लिख लो having plane of symmetry, having plane of symmetry, POS, having plane of symmetry, bracket close. While cis isomers show, while cis isomer show, while cis isomer show optical isomerism, optical isomerism, as it is unsymmetrical, as it is unsymmetrical, as it is unsymmetrical. हाँ ये बना लो। इन दोनों का भी मिरर इमेज बनाना, पर नीचे लिख देना दे आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इसलिए ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। बना लीजिए।
हो गया। चलिए थर्ड टाइप लिखेंगे लास्ट, जिसमें एक ही डाइडेंटेड लाइगेंड होगा। हमने 3 डाइडेंटेड लाइगेंड वाला देख लिया, 2 डाइडेंटेड लाइगेंड वाला देख लिया। थर्ड एग्जांपल हो जाएगा आपका सिंगल डाइडेंटेड। लिखिए इसको, एम क्या लिखोगे, एम ए ए B2C2 टाइप, एम ए ए B2C2 टाइप। एम ए ए B2C2 टाइप। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, इट कंटेन्स वन डाइडेंटेड लाइगेंड, वन सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लाइगेंड। इट कंटेन्स वन सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लाइगेंड। ठीक है, और उसमें बना लो फिगर इसका। एक है आपका ई एन, इसका ये किसका एग्जांपल है, कोबाल्ट है ना। और क्या होगा इसका फॉर्मूला, सीओ, और हाँ पहले अमाइन लाओगे NH3 का ट्वाइस, फिर आएगा आपका हाँ Cl2 क्लोरिडो डाइक्लोरिडो, और फिर लास्ट में आएगा EN, वो भी ब्रैकेट के अंदर। और ओवरऑल चार्ज कुछ आएगा क्या, कोबाल्ट का अच्छा वो दिया नहीं है ना, ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है, तो छोड़ दो, रहने दो। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन लिखेगा एक। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, out of the two following coordination entities, which is chiral, which is chiral यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव, which is chiral। दो ऑप्शन दिए आपको, इन दोनों को में से बताना कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फर्स्ट है सिस क्रोमियम Cl2OH का ट्वाइस 3 नेगेटिव, दोनों का डायग्राम बना के देखोगे तब समझ में आएगा, है ना। और दूसरा है ट्रांस TrCl2OX का ट्वाइस
3 नेगेटिव। दोनों का स्ट्रक्चर बना के देखिए तो आपको समझ में आए कौन सा सिमेट्री, ये किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें नहीं है। ये अभी तो देखे थे वैसे अपन। हाँ, सेकेंड वाला टाइप, इसमें ट्रांस क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। पर दोनों का डायग्राम बना लो। वहां हमारा ईएन वाला डायग्राम था ना, ये ऑक्स वाला डायग्राम हो जाएगा। कैसे बना रहे हो सिस वाला, ये क्रोमियम है बीच में, है ना, और 2 क्लोरीन को एडजेसेंट रख दिए। अब बचा हमारे पास एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक ऑक्स आ गया और इन दोनों के बीच में एक ऑक्स आ गया। ये सिस हो गया। और ट्रांस वाला तो सीएल सीएल को ऊपर नीचे कर देना तो ऑक्स ऑक्स आजू बाजू आ जाएंगे। तो ये रहा आपका सीआर, ये दोनों मिलकर के एक ऑक्स यहां आएगा और ये दोनों मिलकर के ऑक्स ऑक्सिलेट यहां आ जाएगा। ऊपर सीएल नीचे सीएल, ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि ए किराल, और ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। अपन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिर से पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर से आएगा ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर आप बोल लो इसको किराल। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे आइसोमेरिज्म में ना, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल वाले में ही। अभी पहले एक थ्योरी लिखो, लिखो हेडिंग डालिए, वार्नर्स थ्योरी, WERNERS। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे कि ऑप्टिकल ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म, है ना, ये सब पढ़ रहे थे अपन। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे हम केमिकल बॉन्ड पढ़ते थे ना लास्ट ईयर, वहां भी हमने थ्योरीज पढ़ी थी अलग अलग। वेस्पर थ्योरी was dealing with the structure of the geometry of the compounds। VBT वो बता रहा था कि बॉन्डिंग क्यों होती है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में बनती है जिनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, वो हाफ फिल्ड आपस में ओवरलैप करेंगे, वही एस एस आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एस पी भी आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, उसी से ही बॉन्ड, मतलब He2 नहीं बनता कभी भी, पर H2 बनता है। क्यों, ये हम पढ़ते थे कोवेलेंट कंपाउंड्स में, केमिकल बॉन्डिंग में, कि He2 में दोनों जो 1s2 है वो दोनों ही कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड है, देयर इज नो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। पर वही H वाले में क्या होता है, 1s1 होता है ना, H क्या होता है, 1s1 होता है, ये 1s2 होता है He। तो H का 1s1 मतलब ये और ये कैसे हैं, हाफ ऑफ फिल्ड है, तो ये ओवरलैप कर सकते हैं। जब वो ओवरलैप करते हैं तो उनकी स्पिन क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, और ये बन जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन जाते हैं, तो हमारी फिर अगली थ्योरी आ गई थी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना पा रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो ये सब हम पढ़ते थे केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, कि कोवेलेंट बॉन्ड बनती है ठीक है, पर कैसे बनती है, वाई, है ना, कैसे और क्यों। तो उसका रीजन था वहां पर एमओटी, बीबीटी और वेस्पर थ्योरी से। वेस्पर थ्योरी मोर और लेस ज्योमेट्री की ज्यादा बात कर रहा था ना, कि बॉन्डिंग होने के बाद सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बॉन्ड बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को भी रिपेल करेगा, लोन पेयर को भी रिपेल करेगा। अल्टीमेटली जब पूरा रिपल्शन करके वो शांत हो जाते हैं, वही उस कंपाउंड की फाइनल ज्योमेट्री होती है। एक हद तक रिपेल करेगा ना, मतलब अगर ये दो हाथ है, ये दोनों हाथ एक दूसरे को इतना तक रिपेल कर दिए, अब नीचे आओगे तो ये फिर रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, यहां से ऊपर नहीं जाएंगे तो ऊपर फिर रिपेल होगा, मतलब यहाँ पे आके ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। यही उसकी ज्योमेट्री विच इज लीनियर, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अब वही अगर 3 बॉन्ड होती तो 3 बॉन्ड भी एक दूसरे को कितना रिपेल कर पाती, हद से ज्यादा एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री एंगल तक। जैसे ये तीनों बॉन्ड ऐसे ऐसे और ऐसे आ गई, अब ये नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये यहां नहीं आ सकती क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, और ये और इधर नहीं आ सकती क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। मतलब तीनों एक दूसरे से क्या हो गया, सिमेट्रिकल 120 डिग्री का एंगल बन गया, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनार।
समझ रहे हैं ना? तो ये हम थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ते थे। अब ऐसे ही कुछ 3 थ्योरीज हमें कोऑर्डिनेट के लिए पढ़नी है। तो पहली वार्नर की थ्योरी थी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना, जबकि पहले से ही कॉपर सल्फेट तो खुश था। कॉपर सल्फेट खुश था, उसको क्या जरूरत थी अमाइन लेने की 6 ठोक, और बनने के लिए CuNH3 का 6 और सल्फेट बाहर चला गया, ये बना ना कोऑर्डिनेट। ये तो अकेले में खुश था, आपने अमोनिया डाला इसके अंदर। तो वार्नर ने ये बोला कि मेटल की 2 वैलेंसी होती है, जो मैंने आपको बीच में बताया भी था। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय दिस काउंटर आयन एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय दिस लिगेंड्स। प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती हैं, समझ रहे इसका मतलब? पानी में डालोगे तो सल्फेट अलग होगा, अमोनिया अलग नहीं होने वाला, अब ना ही आपका कॉपर आयन अलग होने वाला है। ये कंप्लीट पूरा अलग होगा और ये कंप्लीट अलग होगा। मतलब प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, वो और आयनाइज नहीं होती। ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट। कि डबल सॉल्ट में सारे अपने सिंपल आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आयन और फर्दर ब्रेक नहीं होता। तो वार्नर ने ये थ्योरी दी थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपन पहली बार नहीं सुन रहे, ये वर्ड हमने पहले भी 2-3 क्लास पहले सुना है, जब हम टर्म्स लिख रहे थे सारे, कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो चलो वार्नर थ्योरी में अपन को यही पढ़ना है, लिखेंगे नीचे। द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर the main postulates of this theory are the main theory के postulates होते हैं ना, लॉ के स्टेटमेंट्स होते हैं, थ्योरी के postulates। the main postulates of this theory are, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, फर्स्ट पॉइंट, metal possesses 2 types of valencies। metal possesses, POSSESS, metal possesses 2 types of valencies, हाइफन डाल करके, प्राइमरी और एक और नाम है इसका, प्राइमरी और आयनाइजेबल वैलेंसी, प्राइमरी और आयनाइजेबल वैलेंसी। एंड दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी, इसका उल्टा करेंगे, सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। देखिए, सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। देखो, हम प्राइमरी वैलेंसी को आज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते थे, है ना? प्राइमरी वैलेंसी को आज तक हम क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी को आज हमने क्या बोलना सीखा है? कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी +2 है, समझ रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो एक्चुअली में वो प्राइमरी वैलेंसी से उसको +2 मिला है, और 6 जो है उसका सेकेंडरी वैलेंसी है। समझ में आ रही बात? हाँ, नीचे लिखना, क्या लिखे? प्राइमरी और एक और नाम उसका आयनाइजेबल हो गया। एंड सेकेंड टाइप क्या है हमारा? सेकेंडरी वैलेंसी, उसका एक और नाम क्या है? नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। दोनों के लिए एक पैराग्राफ नीचे लिखेंगे। प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज, प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज which a metal exhibits, primary valencies are those which a metal exhibits in the formation of its simple salt, in the formation of its simple salt. Primary valencies are the one, are those which a metal exhibit in the formation of its simple salt. देखो, कॉपर सल्फेट एक सिंपल सॉल्ट है, सुन रहे हैं क्या? कॉपर सल्फेट क्या है? सिंपल सॉल्ट है। बट हेक्साअमाइन कॉपर सल्फेट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो सिंपल सॉल्ट में कॉपर का जो वैलेंसी है वो इसी को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। तो इट इज द वैलेंसी विच अ मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सॉल्ट। एग्जांपल करके लिखो नीचे, एग्जांपल, एग्जांपल, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ, प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ PtCl4, और एग्जांपल लिखना कॉमा, COCl3, TuSO4 and AgCl. Primary valency of PtCl4, COCl3, CuSO4 and AgCl। एक काम करो, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन लिखो, ऐसा करके प्राइमरी वैलेंसी ऑफ, आपने ये लिख दिया ना डायरेक्टली, वो ऑफ के पहले बस ऐसा लिख लो, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल इन
अब ये सारे आ जाएंगे। अब देखो इन सब की प्राइमरी वैलेंसीज क्या क्या है। पीटी की वैलेंसी है 4, कहां से आया 4, ये 4 ऊपर जाके यहां 1 है ना, 1 सीएल से आया होगा, और ये 4 पीटी से आया, तो पीटी का वैलेंसी 4 है। 3 तो सल्फेट का सिंबल है भाई, गजब कर दी एकदम। ये +2 होता है, ये -2 होता है, 2 1 हो गया। ये इनकी प्राइमरी वैलेंसीज है। और जब जितने लाइगेंड्स होते हैं ये इनकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो क्या लिखे आप लोग, प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ मेटल इन दिस 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 एंड दिस आर, या इज, सॉरी, इज 4 3 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, 4 3 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। और आजकल हम इसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी वैलेंसी अपन 9th में खेलते थे, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं ना, क्योंकि 11th में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो आजकल हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। नीचे लाइन में लिख लो एक लाइन और, प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ऐसी लाइन आप सेकेंडरी के लिए भी लिखिए, एक पैराग्राफ छोटा सा। सेकेंडरी वैलेंसीज आर दोज विच अ मेटल एटम secondary valencies are those which a metal atom exhibits towards ligands, exhibit towards ligands, exhibit towards ligands। क्या बनाने के लिए, हाँ वहां सिंपल सॉल्ट बनाने के लिए इनके साथ बॉन्डिंग कर रहा था, यहां पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए लाइगेंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मेटल exhibits towards ligands in the formation of complex, in the formation of complex। एग्जांपल इसके भी लिखो, लिखो नीचे एग्जांपल, इन, लिखो इन, अब कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल फॉर्मूले लिखना ना, TTNH3 का 4 Cl4, NH3 का 6 कर देना इसको, NH3 का 6 Cl4, कॉमा TONH3 का 6 Cl3, TuNH3 का 4 SO4 एंड Ag, उन्हीं सिंपल सॉल्ट में मैंने क्या घुसाया है, अमोनिया, 6 6 4, और यहां पे लिख लेंगे 2 NH3 का ट्वाइस Cl। देखो ना, ये सब अपन ने जो चारों एग्जांपल ऊपर लिखे थे ना, उन्हीं के कॉम्प्लेक्स आयंस बनाए मैंने। ठीक है, अब सब में आपको जो अंदर लाइगेंड्स दिख रहे हैं ना, यही उनका क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, जो आजकल हम क्या बोल रहे हैं उसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इन दिस कॉमा दिस कॉमा दिस एंड दिस कॉमा सेकेंडरी वैलेंसीज आर, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ PT कॉमा CO कॉमा CU एंड AgR। आज ऐसा भी लिख लो, क्या क्या लिखोगे, 6 4 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। आप लोग समझ रहे हो क्या लिख रहे हो, जैसे हमने इसमें लिखा ना चारों का प्राइमरी वैलेंसी PT CO CU एंड AG का 4 3 2 1, वैसे ही अब इनका हम सेकेंडरी वैलेंसी लिख रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आर 6 6 4 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसके 2 पोस्टुलेट्स और है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाता हूं। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन वार्नर के भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग ना पूरा आइसोमेरिज्म अच्छे से रिवाइज करके आना, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आइसोमेरिज्म के। आज नहीं करवाया मैंने, क्योंकि एक बार पढ़ने का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोग को। एक बार सारा जितना भी हमने पढ़ा, स्ट्रक्चरल भी स्टार टाइप के और स्टीरियो भी, दोनों टाइप के, और ज्योमेट्रिकल में भी सब टाइप पढ़ते थे, ए टाइप बीबी टाइप वाला, वो सारे एक बार अच्छे से देख के आना, सारे एग्जाम्पल्स देख करके आना। हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में वार्नर के करेंगे और आइसोमेरिज्म के, और ये हो जाएगा तो हम नेक्स्ट फिर VBT स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।